आते जाओ बैठते जाओ भाई। कल माशाल्लाह तुम लोगों ने क्विज दिया, उसमें से एक सवाल में एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो मैंने सही कर दी थी बाद में। लेकिन कितने लोगों ने क्विज नहीं दिया कल? वो मसला नहीं, या छोटे स्कूल के बच्चे नहीं हो, डांटूंगा नहीं, चमाटे नहीं मारूंगा, वैसे ही पूछ रहा हूँ। कितने लोगों ने दिया ही नहीं क्विज? दे दो यार, आप लोगों के लिए बन रहा भाई है, ठीक है ना। और यकीन करो ये क्विज देने से हमें कोई बोनस नहीं मिलता, कोई जो है वो पैसे नहीं मिलते हमें। ये चैनल सब्सक्राइब करना नहीं है, ठीक है जी। हैं? आधे दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करो बड़े हो जाते हैं। आधे दिख रहे, ये कैसे हो सकता है? चलो जी, माशाल्लाह कोई 170 लोगों ने क्विज दिया है आउट ऑफ मोर देन 600 स्टूडेंट्स, तो अच्छे जा रहे हैं, ठीक है ना। अपनी गलतियों से सीख भी रहे हैं, ठीक है जी। 10.3 का एवरेज स्कोर है और टोटल अवेलेबल मार्क्स थे गालिबन 17 10 मार्क्स का, और कुछ भी टेक्निकल नहीं था इसके। अब पहला सवाल लोगों ने जो है वो 93% लोगों ने सही दिया, दूसरा सवाल कुछ 66% लोगों ने सही दिया, ताकि सीधे सेटर क्वेश्चन से जो मैंने क्लास में कराए वही चीजें मैंने पूछी। इसका मतलब पता है क्या यार, एक चीज पढ़ने के बावजूद तुम लोग जाके गलतियां कर दो, ठीक है। इसका मतलब है यार आप लोगों को कंटिन्यूअसली चीजें याद रखना पड़ेंगी। अगर यार एक मर्तबा एक चीज करने के बाद एक लिस्ट ही मैंने करवाई थी कल, उसी पे मैंने सवाल पूछे, कोई टेक्निकल सवाल नहीं पूछा, उसके बाद परफॉर्मेंस ही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में 36% लोगों ने जो है वो सही जवाब दिया, ओनली 36% लोगों, ठीक है जी। आप यकीन करें इस सवाल में सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या, जानबूझ के मैंने 4,26,800 की वैल्यू डाली। ये वैल्यू 2 साल वाली और 3 साल वाली का मसला था इसमें। आप ये हाल है। इसके बाद हम कहते हैं हमारी तैयारी पूरी थी, हम सब सही जा रहे थे, हमने तो पता नहीं उल्टा लटक के काम कर दिया था, बस सर वो पता नहीं क्या हो गया, आई कैप तो मतलब दुश्मन बना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कल मेरे पास ऐसा भी बच्चा आया है जिसका ये क्लेम था कि उसके रिश्तेदार उसका पेपर फेल करा रहे हैं, उसका ये भी उसके रिश्तेदार हैं उसके पेपर फेल करा रहे हैं, ठीक है जी। वो तो मैं तो सर पूरा आता है मेरे को, लेकिन अच्छा ये वाला जो पोर्शन था इसमें चलो मैं ये 70 और 38 दोनों को सही मान लेता हूँ, ठीक है जी। ऊपर वाले पे पता नहीं किस खुशी में लोगों ने टिक मारे हैं। 41% रिस्पॉन्डेंट, हाँ ये 7वां पॉइंट था यार। देखो मैं इन लोगों के लिए क्लैप्स यार, बेहतरीन यार। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे रिकॉर्ड किया जाता है, कल बाकायदा गला फाड़ फाड़ के बताया। 14 लोगों को अब भी लगता है कि नहीं सर गलत कह रहे थे, फेयर वैल्यू में मेजर किया जाता है। ये 14 लोग दिखाएं कौन है? यार मतलब हंसने की बात नहीं है, बाखुदा ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे मैं ये देख के ना, यकीन करो मुझे अफसोस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा कि आखिर वो कौन सा पॉइंट होगा जहां आप चीजों को बिल्कुल सीरियसली लेंगे। एक बंदे ने कोई खोला, अटेम्प्ट किया, इसका मतलब वो बंदा सीरियस था, इसका मतलब उस बंदे को चीजें याद नहीं रहती हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, देखो अगर आप अब खुद सोचो, ये बंदा पेपर में जाके ये हरकत करके आया और कहे कि मैंने पूरी क्लासेस ली हैं, अटेंटिवली ली हैं, उसके बाद सर मैंने मतलब पेपर भी जाके दे रहा हूं, तब भी ये हाल है, मैं रोज इसलिए क्विज लूंगा, ठीक है ना, ताकि मुझे ये असेस होता रहे। जब तक ये धुल के ना साफ नहीं होता ना, या मुझे 90, 80, 95, 96% नजर नहीं आता ना, तब तक मैं सुकून में नहीं हूँ, ठीक है। देखो मेरी इल्तिजा है, आप क्विज दो यार। अभी इस क्लास में भी कोई 150 बच्चा बैठा हुआ है यार, इस क्लास में भी 130-40 बच्चा तो आराम से बैठा हुआ, ठीक है जी। ऑनलाइन हमारे पास इस वक्त कोई 53 ऑनलाइन है, ठीक है, रिकॉर्डेड अलग से देख रहे हैं। ये क्विज मैं किसी पॉइंट पे बंद नहीं करूंगा। बंद करने का मतलब है मैं पहले टाइम लिमिट लगाता था, मैं नहीं लगा रहा टाइम। किसी को किसी पॉइंट पे भी क्विज देना हो दे देना, ताकि तुम्हें खुद को असेस हो जाए कि तुम कहाँ खड़े हो, ठीक है जी। बहरहाल जी सर ग्रुप में कैसे ऐड हो, लिंक नहीं है, हैं फेसबुक पे है। इस पे सारे सवाल मैं भी क्लास में करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जरा हमें 10 मिनट लगेंगे, आ जाओ इसको कर लेते हैं सारों को, ठीक है।
जो आधे पौने नजर आ रहे थे। देखो सवाल मेरे पास ये था जनाब, परचेज प्राइस थी, ब्रोकरेज था, रिफंडेबल टैक्सेस थे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस थे, इनिशियल रिसर्च कॉस्ट थी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हाँ सही, दो तो नाम और उसके ना। इनिशियल मार्केटिंग कॉस्ट थी, बिजनेस प्लानिंग कॉस्ट थी। मुझे पता इसमें क्या क्या चीजें रखनी थी, क्या इग्नोर करना था। परचेज प्राइस हमने लेना था कितने का, परचेज प्राइस हमने लेना था 2.5 लाख का। ब्रोकरेज लेनी थी हमने कितने का, 15,000 का। और सर और हमारे पास क्या था, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस 14,000 के, प्रॉपर्टी टैक्स है वन टाइम वो ऐड होना 12,000। अच्छा ना हमने इनिशियल रिसर्च कॉस्ट ऐड करनी है, ना इनिशियल मार्केटिंग कॉस्ट, कुछ भी नहीं है सर। टोटल 291540 ऐसा, ऐसे ही पक्का मेरे बच्चों। इसमें जवाब था 291540 डन। और माशाल्लाह इसमें हमारे रेस्पोंडेंट्स ने तकरीबन कोई 12 के करीब रेस्पोंडेंट्स ऐसे हैं जिनके हिसाब से कुछ और वैल्यू आनी चाहिए थी। खैर कोई टेंशन वाली बात नहीं। मुझे पता इसमें कोई हमने चीज ऐसी ऐड या लेस जो कर लोगे मैनेज, आगे बढ़ो। Which of the following are investment properties? We only knows के land and building, purchase for rental income और capital appreciation, बस बाकी कुछ नहीं आता। ये कह रहे बिल्डिंग acquired on loan given on rental। हाँ भाई आप लोन से एक्वायर करो या कैश से एक्वायर करो, वो कहता है बिल्डिंग आपने खरीदी हो रेंटल इनकम के लिए खरीदी, खत्म। तो ये सर हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। फिर बिल्डिंग एक्वायर्ड ऑन कैश, सर कैश से खरीदो, लोन पे खरीदो, किसी भी तरीके से खरीदो, ये क्या सर हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि हमने रेंटल इनकम के लिए लिया है। प्लांट एक्वायर्ड फॉर रेंटल इनकम, नहीं सर, लैंड और बिल्डिंग आती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। लैंड एक्वायर्ड फॉर प्लांटेशन, सर बिजनेस करने के लिए, हम खेती बाड़ी करने के लिए ले रहे हैं, नहीं सर। लैंड परचेज फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, यस सर, ये आएगा। तो उसका मतलब है 1, 2 एंड ये पहला वाला पॉइंट था। ठीक है जी। इसमें माशाल्लाह हमारे रिस्पोंडेंट्स ने जबरदस्त काम किया माशाल्लाह। इसमें 41 लोगों का ख्याल ये था कि सिर्फ कैश पे खरीदी गई बिल्डिंग जो है ना वो आती है इसके अंदर। नहीं भाई, कल तुम्हें बाकायदा एग्जांपल दी कैसे कि अगर बाद वक्त आप बिल्डिंग ले ले तो पैसे बाद में देते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, याद आ रहा है? वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो थी और क्या था, पैसे अभी दे दो या बाद में दे दो, इससे नेचर चेंज नहीं होती। बिल्डिंग आपने ली, 1 रुपया भी नहीं दिया, आपने कहा सारे पैसे बाद में दूंगा, और आपने वो रेंटल इनकम के लिए रख ली, वो तब भी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पक्का। फिर सर हम आते हैं जनाब आगे क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब ये था एक अच्छा क्वेश्चन, और सुनो सुनो सुनो, मैं इसको ना लाइन पे ड्राफ्ट करता हूं। सर हमने कुछ पैसे देने थे 1 जनवरी 2019 पे, कुछ पैसे हमने देने थे 31 दिसंबर 2019 पे, कुछ पैसे हमने देने थे 31 दिसंबर 2020 नहीं 21 पे, 20 नहीं 21 पे। यह है ईयर 0, यह है ईयर 1, ऐसा। फिर मुझे बताओ उसके बाद 31 दिसंबर क्या आएगा, 20, ये क्या है मेरे पास, ईयर 2, ये क्या है सर मेरे पास, ईयर 3, ऐसा है कि नहीं है? अब बताओ ईयर 0 पे कितने पैसे हमने दिए, एक 25 दिए पक्का, एक 25, एक 62,400, और लास्ट वाला 196,690। ये बेटा मैं उन लोगों को करवा रहा हूं जिन्होंने क्विज अटेम्प्ट किया था घर जाके, ठीक है। फिर दूसरा बड़ा मसला, मैंने आपसे कहा था कि आप रेट उसका लेना जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जिसने उधार लिया, सर बायर का रेट लेना, हमेशा बायर का रेट, हमेशा। जो खरीद रहा है टेक्निकली, मुझे बताओ यहाँ लोन किसने लिया है टेक्निकली, उधार पे प्रॉपर्टी बायर ने खरीदी है, तो उसी का रेट इस्तेमाल होना चाहिए। कितना चाहिए, 12%। तो सर इसको तो डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसको 1 + 12% × ⁻1, इसको पावर 3, 2 नहीं, ये मैंने यहाँ 2 लगाई थी और मैंने ऊपर वाला ऑप्शन रखा था, सब ने उसी पे क्लिक कर दिया जाता। आपको अब अंदाजा हो रहा होगा कि क्विज अटेम्प्ट करके आपको ये पता लग रहा है कि आप सीधी सीधी चीजों में मिस्टेक करें, चीज आती है गलत कर दी। अब बताओ क्या आ रहा है सर, ये 125 आ रहा है और ये 1 लाख, इन तीनों को एडअप करो तो
4,10,000 ऐसा। इसमें कौन सा जवाब सही था? इसमें सर जवाब बी सही था। पक्का? आप यकीन करें, पावर 2 कर दे, जवाब ए सही हो जाएगा। आप रेट 10% कर दे, 4 लाख के करीब आ जाएगा। ठीक है जी। तो मैंने सारे ऑप्शन ऐसे रखे थे कि सबको लगे कि मैंने सही किया है। ठीक है जी। हाँ जी। फिर उसके बाद जनाब माशाल्लाह रिस्पॉन्स इसमें सबसे बेहतरीन आया था ना, देख तो लिया था हमने इसका रिस्पॉन्स। 36% लोगों ने सिर्फ सही जवाब दिया, बाकी 79 लोगों ने सिर्फ पावर 2 लेके खराब कर दिया। अब मुझे खुद एक बात बताओ, 23% रिजल्ट जस्टिफाइड है? हाँ, सही चीज की भी तुम लोग ने जो है ना जाके वहां वाट लगाई होगी और तुम्हें लग रहा होगा तुमने सही किया। ठीक है जी। आगे आओ मेरे बच्चों। हाँ जी, हमने सर कंस्ट्रक्शन की एक प्रॉपर्टी की 1,40,000। क्या मैंने बताया था कि एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड नहीं होना चाहिए? हाँ सर। इसमें 2,560 इंक्लूडेड है, अंग्रेजी लिखी हुई इंक्लूडिंग। तो मैं क्या करूं सर? मैं लूं 1,40,000 माइनस ऐसा जी। फिर है इंस्टॉलेशन ऑफ डोर्स, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड होगा सर। ठीक है जी, वो मैंने सही कर दिया था बाद में। ठीक है जी, 10,240 ऐड कर दो। फिर जी नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल दोनों ऐड होते हैं। कितना जी? 2,400। फिर जी स्टार्टअप कॉस्ट, नहीं मना किया था सर ने। रीलोकेशन कॉस्ट ऑफ लेसी, कल बताया था, इसको हम कटी पाड़ी से लेकर आए थे, नहीं। क्या आ रही? 15 ये था या नहीं था ऑप्शन में? वो सही कर दिया था बाद में, मैंने अलग से एक ऑप्शन और डाल दिया था। ठीक है, पक्का जी? डन है जी। इसको इसको रिस्पोंडेंट्स ने माशाल्लाह बड़ा इतना जबरदस्त किया था कि मुझे रोना आ गया था। ठीक है जी, माशाल्लाह हर ऑप्शन पे कुछ ना कुछ दिया है। कुछ ऐसे भी थे जिनको मैंने अनशंट फिगर मारी थी, उस पर भी टिक मार दिया। पहला रिस्पोंडेंट, जब पहला रिस्पॉन्स आया ना, मैंने खोला 0 मार्क्स। जिस बंदे ने पहला रिस्पॉन्ड किया था ना, खोला था 7 मिनट में उसने क्विज किया था, 7 मिनट्स लगाए थे क्विज के ऊपर, 0 मार्क्स लिए थे। मेरे पास बच्चे आते हैं, मेरे 12 मार्क्स आए, सर मैंने सब किया था। यार ये आपने किया था, मेरे बच्चों इससे सीखो। ठीक है जी। अब बताओ आखिरी सवाल, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता था। हाँ जी, मैंने कहा जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू कॉस्ट। जिसने लेक्चर सुना था उसने शायद कॉस्ट लिख दिया। इस पे भी माशाल्लाह हमारे पास 14 लोग थे ऐसे जिन्होंने इसको भी क्या कंसिडर किया? फेयर वैल्यू कंसिडर किया। ठीक है जी, मैं नाम निकलवाना नहीं चाह रहा, नहीं तो अभी अभी है ना, नहीं छोड़ो, गलत हो जाएगा। चलो जी, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोड़े सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों ने ईमानदारी से बताया क्विज दिया था? तो बाकी लोग कब देंगे? जैसे कयामत को सूर फूका जाएगा, इसराफील अलैहिस्सलाम आएंगे, सूर फूकेंगे, तो उसके बाद हम बैठ के क्विज देंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम कुछ चीजें सीखेंगे, कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, और फिर आज की क्लास और कल की क्लास पे मिला के क्विज होगा। और अगर अपने पेरेंट्स के साथ ऑनेस्ट हो, अब नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखो आप कर रहे हो मिस्टेक्स, और ये मिस्टेक्स ऐसी नहीं है कि मतलब आपने क्लास नहीं ली तो आप मिस्टेक कर रहे हो। ये मिस्टेक आप कर रहे हो इवन क्लास लेने के बाद भी, अच्छी तरीके से चीजें समझने के बाद भी। तो जितनी दफा इस प्रोसेस से गुजरोगे, ये गलती की गुंजाइश क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है जी, आओ जरा देखें, दो स्टेप आगे जाते हैं। अच्छा जी, कल हमने एक लिस्ट देख ली थी, जो चीजें आपने इंक्लूड नहीं करनी। मैंने लिस्ट में 5 चीजें करा दी थी, 2 चीजें मैंने बाकी थी, 2 चीजें वो थी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, थोड़ा सा आगे जाके आएगा। ठीक है जी, एक पेज उसके लिए खाली छोड़ दो, बल्कि ना छोड़ो, वो आगे के टॉपिक के तौर पर हम देखेंगे। ठीक है जी, सुनो जी,
देखो हमने 12% इसलिए लिया कि रेट उस बंदे का लिया करो जो उधार ले रहा है। उधार पे प्रॉपर्टी बायर ने खरीदी थी या सेलर ने खरीदी थी? बायर ने खरीदी थी, तो हमेशा हम ट्रांजैक्शन में बायर का रेट लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि बायर ही चीज उधार पे ले रहा होता है, तो डिस्काउंट रेट भी किसका लेना चाहिए? बायर का लेना चाहिए। सुनो मेरे बच्चों, एक चीज दिमाग में रखना प्लीज, यहां देख लो, छोड़ दो सारी चीजें, अगले ना 15 मिनट तक कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। सिर्फ फोकस करना है बोर्ड पे, और जो मैं बोल रहा हूँ ना उन अल्फाजों को कान खोल के सुनना है, क्योंकि क्विज में आपके जो मार्क्स आ रहे हैं ना, इट इंडिकेट्स कि आप अच्छे लिसनर्स नहीं है, ठीक है जी। तो थोड़ा सुनना है मेरे बच्चों। देखो एक चीज होती है किसी भी एसेट के लिए इनिशियल रिकॉग्निशन। क्या चीज होती है बेटा? इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन का क्या मतलब होता है? जब वो पहली दफा हमारी बुक्स पे रिकॉर्ड होता है, डे 1 पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए अनकंडीशनली ये रिक्वायरमेंट है कि वो डे 1 पे रिकॉर्ड होगी। किस पे? बस एक दफा रिकॉर्ड हो गई ना कॉस्ट पे, आगे क्या करना है ये कहलाता है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। ये क्या कहलाता है? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। आगे क्या करना है? पहले दिन तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो गई ना, बुक्स में आ गई फलाना डेबिट और कैश क्रेडिट, आगे क्या करना है? मुझे बताओ अकाउंटिंग कब करता है इंसान? एक कंपनी अकाउंटिंग कब करती है? दो डेट्स पे सुनना। एक दिन जिस दिन कोई ट्रांजैक्शन हुई हो, कोई चीज खरीदी बेची, उस दिन अकाउंटिंग करती है। और एक बिला वजह हर रिपोर्टिंग डेट पे। किस पे? ये क्या होती है रिपोर्टिंग डेट? हम देखो पेपर देके आ चुके हैं। व्हाट इज मेंट बाय रिपोर्टिंग डेट? मेरे बच्चों, रिपोर्टिंग डेट का मतलब होता है वो दिन जिस दिन आप यानी कंपनी अपने अपने ओनर्स को ये कहती है कि जी हम आपको रिजल्ट्स दिखाने वाले। क्या करने वाले? रिजल्ट्स दिखाने वाले। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर हर कंपनी साल में एक दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, 31 दिसंबर में बनाती है, साल के आखिरी दिन। ये डेट क्या होती है? रिपोर्टिंग डेट। लेकिन पाकिस्तान में जो लिस्टेड कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है? जिसके शेयर होल्डर बहुत ज्यादा है, करोड़ों में, ठीक है जी, लाखों में, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो, ठीक है जी। उनके शेयर होल्डर्स कहते हैं अगर हमें साल में एक दफा आप बताओगे कि कंपनी में क्या हो रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो हमें एक काम करो, क्वार्टरली बताओ। कैसे बताओ? तो सर हम हर क्वार्टर एंड, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। महीने 3 होते हैं क्वार्टर में, क्वार्टर 4 होते हैं, ठीक है। तो सर 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। तो सर अगर एक साल में 4 क्वार्टर हैं, तो बताओ सर एक कंपनी कितने दफा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी? 4 दफा। उसकी कितनी रिपोर्टिंग डेट्स होंगी? 4 रिपोर्टिंग डेट्स होंगी। कितनी रिपोर्टिंग डेट्स होंगी? प्राइवेट कंपनी में कितनी रिपोर्टिंग डेट्स होती हैं आमतौर पे? एक, वो ईयर एंड अकाउंट्स बनाता है। और लिस्टेड एंटिटी के अंदर 4, कम से कम 4, ऐसा। अब सुनना जरा दोस्त, स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जिस दिन खरीदोगे, रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। लेकिन जब रिकॉर्ड कर लिया कॉस्ट पे, उसके आगे हर रिपोर्टिंग डेट पे ये कहलाती है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। स्टैंडर्ड आपको देता है चॉइस। क्या देता है? चॉइस। कि आप डिसाइड करो कि आपको कॉस्ट पे जाना है, आ जाओ बेटा, कि या आपको फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना है। 2 मॉडल्स आपको देती है, कौन सी? या तो इसको कॉस्ट पे रखो या किस पे रखो? फेयर वैल्यू पे रखो। किस पे रखो? फेयर वैल्यू पे। देखो मुझे ना ये फील कराना कि तुम लोगों को सीखने का शौक है, ठीक है जी। मैं यकीन करो FAR1 को कभी भी डिटेल में चीजें नहीं पढ़ाई आज तक, क्योंकि मुझे फील होता है कि आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो, लेकिन अब जरूरत पेश आ गई है कि आपको उस लेवल पे पढ़ाना है, ठीक है जी। तो जरा सा ओपन माइंडेड रहना, मैं काफी सारी चीजें तुम्हें सिखाऊंगा और वो तुम्हारे बहुत काम आएंगी, पेपर में भी और आगे जनरल लाइफ में भी। मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड हमें कह रहा है कि एक दफा आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया, चाहो तो पूरी जिंदगी इसको कॉस्ट पे चलाओ, चाहो तो उसको क्या करो? फेयर वैल्यू मॉडल पे चलाओ। किस पे चलाओ? फेयर वैल्यू मॉडल पे चलाओ। मेरा सवाल ये है कि सर फेयर वैल्यू मॉडल पे चलाएंगे, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट अगर फेयर वैल्यू पे करनी है, तो क्या डे 1 पे कॉस्ट पे रिकॉर्ड के अगले दिन इसको फेयर वैल्यू पे ले जाऊं? नहीं। अब बताओ फेयर वैल्यूएशन कब कब करनी है? अब इसका मतलब क्या होता है वो सुनना। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी 100 रुपए की, ये क्या है इसकी? रिकॉर्ड कर ली, पक्का। फिर मैंने कहा मैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को किस पे रखूंगा? कॉस्ट पे नहीं रखूंगा, किस पे रखूंगा? फेयर वैल्यू पे रखूंगा। सिर्फ डे 1 पे रिकॉर्ड करूंगा कॉस्ट पे, फिर किस पे रखूंगा? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। तो ये था 1 जनवरी का दिन। सर जब हम यहां पहुंचे ना तो 31 मार्च आ चुका था। मुझे पता है 31 मार्च हमारा क्वार्टर एंड है। सर प्रॉपर्टी हो चुकी थी 109 रुपए की। कितने की?
जमीन की कीमत, प्रॉपर्टी की वैल्यू आमतौर पे बढ़ती है। कितने की खरीदी थी? जब खरीदी थी एंट्री क्या पास की थी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से, और हमने अज्यूम किया कि कैश पे खरीदा, कितने पे? 31 मार्च पे पहुंचे 9 रुपए बढ़ गई प्रॉपर्टी। अगर कॉस्ट मॉडल पे चल रहे होते तो प्रॉपर्टी को छेड़ते नहीं। अगर हम कॉस्ट मॉडल यूज करें तो प्रॉपर्टी को हमें क्या करना चाहिए? नहीं छेड़ना चाहिए, छोड़ दो ऐसी। लेकिन अगर मैं फेयर वैल्यू मॉडल पे चलूंगा, फेयर वैल्यू का मतलब होता है अगर मैं इस प्रॉपर्टी को आज बेचने जाऊं, क्या करने जाऊं? बेचने जाऊं। अगर मैं आज प्रॉपर्टी को बेचने जाऊं, कितने की बिक जाएगी? 109 रुपए की। कितने की बिक जाएगी? 109 की। कितने का फायदा हो चुका है इवन बेचने से पहले ही? 9 रुपए का। इसको रियलाइज कर सकते हो कैसे? प्रॉपर्टी को बेच दो, ये 9 रुपए अभी के अभी तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 100 रुपए का खरीदा था, 109 का बिक जाएगा। कितने रुपए प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी है? 9 रुपए। सर ये फायदा हो चुका है। स्टैंडर्ड कह रही है फायदा आप 31 मार्च पे रिकॉर्ड कर लो, अगर आप कौन सा मॉडल चला रहे हो? फेयर वैल्यू मॉडल चला रहे हो, ऐसा। और अगर मैं कॉस्ट मॉडल चलाऊं तो फिर मुझे इसको रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, फिर मुझे इसको रीमेजर करने की जरूरत नहीं है। मैं रीमेजर कर रहा हूं, क्यों सर? क्योंकि मुझे इससे, ये जो फेयर वैल्यू मॉडल में चला रहा हूं, मैं चाह रहा हूं जब जब इसकी वैल्यू बढ़े मैं इसको रिकॉर्ड करूं। अब बताओ मैं एंट्री क्या पास करूं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से? 9 रुपए से। और सर फेयर वैल्यू गेन, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना? 9 रुपए। कितना जी? 9 रुपए। गौर से सुनना, बताओ सर इस वक्त प्रॉपर्टी से कितना गेन हो चुका है? 9 रुपए का गेन हो चुका है। 9 रुपए का गेन। मैंने क्या किया? उसको रिकॉर्ड कर लिया। सर स्टैंडर्ड कहता है ये प्रॉपर्टी हर रिपोर्टिंग डेट पे आपने क्या करना है? अच्छा, प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू कैसे मालूम होती है? वेरी गुड। हम मार्केट में जाते हैं, करेले वाले की मार्केट, सब्जी मार्केट में जाते हैं, पूछते हैं ये बिल्डिंग कितने की है, तो सब्जी वाला कहता है ये बिल्डिंग जो है ना, नहीं ऐसा नहीं होता, हमें बुलवाना पड़ता है एक वैल्यूअर। कौन? एक वैल्यूअर। वैल्यूअर कौन होता है जी? एक प्रोफेशनल बंदा होता है। पाकिस्तान में सारे वैल्यूअर जो प्रॉपर्टी को वैल्यू करते हैं वो पाए जाते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर। कहां पर? सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहां पाए जाते हैं? सर आईकैप के मेंबर है। सारे वैल्यूअर्स किसके मेंबर्स हैं? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, पीईसी के मेंबर्स हैं, ऐसा। तो हम क्या करते हैं, कोई प्रोफेशनल वैल्यूअर पकड़ते हैं, उसको लेकर आते हैं, हम कहते हैं ये बिल्डिंग है, इसकी जरा वैल्यू निकाल दें। तो वो क्या करता है, हमें एक रिपोर्ट बना के देता है कि भाई इस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है। वो रिपोर्ट सफिशिएंट होती है इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि आपने बिल्डिंग की वैल्यू क्या निकाली है, सही निकाली है। अब मिसाल के तौर पर भाई मैं एक बिल्डिंग में रहता हूं, मैंने एक वहां अपार्टमेंट खरीदा था 1,70,00,000 रुपए का एक जमाने, ठीक है जी। अभी उसकी वैल्यू मिसाल के तौर पर 3.5 करोड़, मिसाल दे रहा हूं। ये आपको किसने बताया 3.5 करोड़ है? सर वो भी बराबर वाला फ्लैट अभी अभी बिका है 3.5 करोड़ का। लेकिन मैं नीचे जाके चौकीदार से पूछता हूँ ये बिल्डिंग में अपार्टमेंट कितने का, वो कहता है 4 करोड़ का। ठीक है जी। जो बाहर जो है वो मार्केटिंग का ठेला लगा के बैठा हुआ हमारी बिल्डिंग के नीचे, उससे मैं पूछता हूँ, वो कहता है 4.25 करोड़ का। तो ये तो हर बंदा अपने हिसाब से वैल्यू बता रहा है। तो हमें वैल्यू किससे लेनी है? किससे लेनी है? वैल्यूअर से लेनी है, ऐसा। किससे लेनी है? वैल्यूअर से लेनी है। वैल्यूअर कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर। उसको हम बुला के लेके आएंगे, वो वैल्यू करेगा, ऐसा। टेक्निकल बात, गौर से सुनना। अगर मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से वैल्यूअर को बुला के वैल्यू निकलवाता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने ये वैल्यू जो निकाली है ये एक्टिव मार्केट से निकाली है? एक्टिव मार्केट पता क्या होती है? जहां बहुत सारे बायर्स और सेलर्स आते हैं, डीलिंग करते हैं। जैसे सब्जी मार्केट जाओगे, वो एक एक्टिव मार्केट है। जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज जाओगे, वहां शेयर्स बिक रहे खरीदे जा रहे हैं, वो एक एक्टिव मार्केट है। अगर मैं वैल्यूअर को बुलाता हूं और मैं कहता हूं जी मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू करके दो, और वो कहता है जी प्रॉपर्टी वैल्यू कर दी है, ये रिपोर्ट है, क्या ये एक्टिव मार्केट में मैंने वैल्यू की? नहीं सर। लेकिन सर याद रखिएगा, आगे आप जाओगे ना, जहां जहां फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई होगा, मेरी बात कान खोल के सुनना, आगे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आएंगे, बहुत सारे नेचर के एसेट्स आएंगे, जैसे इन्वेंट्री है हमारे पास, जैसे पीपी है हमारे पास, जैसे आईपी है। जहां जहां फेयर वैल्यू स्टैंडर्ड ने अलाउ किया हुआ है कि आप एसेट को फेयर वैल्यू पे वैल्यू करो, वहां बताया हुआ भी है कि वैल्यू कहां से लेनी है। वहां बताया हुआ भी है कि वैल्यू कहां से लेनी है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, इस सॉफ्टवेयर की वैल्यू मैं किसी ब्रोकर से बुलवा के नहीं ले सकता। स्टैंडर्ड कहता है सॉफ्टवेयर की वैल्यू ओनली एक्टिव मार्केट से आनी चाहिए। रीजन है उसके। क्या फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए जरूरी है कि किसी एक्टिव मार्केट से आई? नहीं। देखो ये एमसीक्यू में आएगा। नहीं सर। आप वैल्यू किससे निकलवा सकते हो?
एक डेजिग्नेटेड, एक क्वालिफाइड वैल्यूअर से आप उसकी वैल्यू निकलवा सकते हो। ऐसा किससे निकलवा सकते हो? एक क्वालिफाइड वैल्यूअर से आप आराम से उसकी वैल्यू निकलवा सकते हो। आपको किसी जगह से एक्टिव मार्केट की वैल्यू नहीं चाहिए। एक्टिव मार्केट का क्या मतलब है? जहां चीजें खरीदी बेची जाती है। क्या प्रॉपर्टी की एक्टिव मार्केट है पाकिस्तान में कोई? क्या कोई ऐसी मार्केट है जहां लोग सुबह आते हैं बोलियां लगाते हैं कि तुम्हारी बिल्डिंग इतने की, हमारी बिल्डिंग इतने की? नहीं सर, पाकिस्तान में चीज नहीं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कहां से निकलेगी? कहां से निकलेगी? कहां से निकलेगी बोलो? सर किसी ब्रोकर से हम बुलवाएंगे जो, सर किसी वैल्यूअर को बुलवाएंगे जो क्या हो? क्वालिफाइड वैल्यूअर, डेजिग्नेटेड वैल्यूअर। बात समझ में आती है? अब बताओ सर मुझे कब कब फेयर वैल्यूएशन करवानी है? हर रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट्स कितनी होती है ना? ये डिपेंड करता है कंपनी के नेचर पे। कंपनी अगर सर छोटी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो साल में एक दफा रिपोर्टिंग करती होगी। बड़ी कंपनी है तो सर उसको हर साल में मे बी 4 दफा रिपोर्टिंग करनी हो। अब बताओ, एक सवाल आया पेपर में, एबीसी लिमिटेड अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेके बैठी हुई है और फेयर वैल्यू मॉडल चला रही है, और सर उसका ऑडिटर कहता है तुम्हें हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करवाना है। क्या वो सही कह रहा है? नहीं। हमने कहा हर साल नहीं, हर रिपोर्टिंग डेट पे। हर साल नहीं, हर। बात इतनी सिंपल है लेकिन गलत है। हर साल नहीं भाई, किस पे? हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। अगर रिपोर्टिंग डेट कंपनी की साल में 2 है तो 2 दफा। अगर रिपोर्टिंग डेट साल में 3 दफा है तो सर 4 दफा है तो। सर कोई कंपनी मंथली अकाउंट्स बनाती है तो। एक कंपनी है पाकिस्तान में जो साल के 365 दिन अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करवाती है। वो कौन है सर? म्यूचुअल फंड्स वाले। वो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको डेली रिपोर्टिंग करना होती है। क्या करना पड़ती है? डेली रिपोर्टिंग। तो वो बिल्डिंग की वैल्यू कैसे निकलवाते हैं? डेली। अब बताओ क्या करेंगे? वो डेली ब्रोकर को बुलाएंगे, आ जाओ भाई आज चेक कर बिल्डिंग की वैल्यू? नहीं, वो ऐसे नहीं करते हैं। उन्होंने वैल्यूअर को रिटेनरशिप पे रखा होता है। किस पे? तनख्वाह पे रखा होता है। तो वैल्यूअर रोज रिपोर्ट एक ही दे रहा होता है। ठीक है जी, एक ही रिपोर्ट दे रहा होता है, अनलेस के प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई चेंज आ जाए। चेंज आता है तो कहता है जी ये चेंज आ गया जी वैल्यू। अब बताओ सर, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक साल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कितनी दफा फेयर वैल्यू निकाली जानी चाहिए? हर रिपोर्टिंग डेट पे। रिपोर्टिंग डेट नेचर ऑफ कंपनी के हिसाब से होती है। क्या मैं क्लियर कर गया? अच्छा बताओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज किस पे करते हैं? कॉस्ट पे करते हैं। सब्सिक्वेंटली आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप कॉस्ट मॉडल पे रखो। आप अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे रखोगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर जाएगी तो फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट बुक होगा। अगर फेयर वैल्यू नीचे आएगी तो लॉस बुक होगा। ऐसा कॉस्ट अच्छा है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, सिर्फ डेप्रिशिएट होगा। ऐसा आप सुनना जरा दोस्त गौर से। मैंने आपको बताया जी, रिकॉर्ड किस पे करना है? कॉस्ट पे। सब्सिक्वेंटली मेजर किस पे करना है? आपकी मर्जी। फेयर वैल्यू पे रखना है, फेयर वैल्यू पे। कॉस्ट पे रखना है, किसकी मर्जी? कंपनी की मर्जी। ऐसा किसकी मर्जी? कंपनी की मर्जी। याद रखो एक वर्ड, जहां आपकी मर्जी होगी, जहां आपकी मर्जी होगी, वो मर्जी सिर्फ एक दफा एक्सरसाइज होगी। ये नहीं कि आज मूड है तो कॉस्ट मॉडल, मजा नहीं आ रहा, फेयर वैल्यू मॉडल नहीं। मर्जी सिर्फ एक ही दफा एक्सरसाइज होती है, 3 दफा आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी, तो एक ही दफा आप एक्सरसाइज करते हो मर्जी, उसके बाद खुश नसीब लोग होते हैं जो 2 दफा करते हैं। ठीक है जी, अदरवाइज मर्जी एक ही दफा एक्सरसाइज होती है, वो उसका नसीब है, तो नहीं जल्दी। हेलो, वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मैं इस वक्त क्लास को सर, तो मुझे अब तकरीबन 4 बजे कॉल करनी थी। अच्छा जी सर, सुने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ चीज, और सुनो। एक दफा वैल्यू, एक दफा मेथड पिक करना, फेयर वैल्यू या कॉस्ट, बस फिर जिंदगी भर वही चलाना है, फिर उसको तब्दील। अब सुनना अच्छे तरीके से, सुनना। स्टैंडर्ड आपको देता है चॉइस, फेयर वैल्यू या कॉस्ट। आपने कहा फेयर वैल्यू, बस खत्म। अब जिंदगी भर किस पे चलना है? जहां आपको स्टैंडर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चॉइस दे, बेटा ये कान खोल के सुनना, ये भी मैं एमसीक्यूज में पूछूंगा। जहां आपको स्टैंडर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में क्या दे? चॉइस दे, ये कहलाएगा अकाउंटिंग पॉलिसी। ये क्या कहलाएगा? आपको अब सुनना, अब आपसे स्टैंडर्ड पूछ रहा है कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चाहिए, कॉस्ट या फेयर वैल्यू? आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी पिक कर ली? फेयर वैल्यू। बस अब फेयर वैल्यू ही आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी रहेगी। अब वो तब्दील, बचपन में आपसे पूछा गया था
वेटेड एवरेज या फीफो इन्वेंट्री के लिए, याद आ रहा है? आपने क्या पिक किया? मिसाल के तौर पर फीफो। तो अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि कल उठ के वेटेड एवरेज, परसों मजा नहीं आ रहा, टेबल दोबारा चेंज, फीफो पे आ गया, आगे सवाल मुश्किल आ गया तो वेटेड एवरेज पे चले गए, नहीं। अब बताओ सर, अकाउंटिंग चॉइस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की चॉइस आपको देते हैं स्टैंडर्ड। हाँ हाँ, बचपन में आईए में दिया था मैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में क्या पूछा था? फीफो या वेटेड एवरेज। हमने क्या कहा? वेटेड एवरेज। तो फिर हमने सारे जिंदगी का आगे टेबल उस कंपनी के किस पे बनाया? तो बताओ सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी है कोई? हाँ है। क्या है? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में चॉइस। वो क्या चॉइस है? आप चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे चलो, आप चाहो तो फेयर वैल्यू मॉडल पे चलो, आपकी मर्जी। लेकिन मर्जी कितनी दफा आएगी? एक दफा। ये बात समझ में आती है? अब बताओ रिकॉर्ड किस पे करना है? डे वन पे। वहां आपके पास चॉइस नहीं है, ठीक है? चॉइस कब आएगी? रिकॉर्डिंग के बाद। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में चॉइस है। क्या चॉइस है? फेयर वैल्यू पे रखें या कॉस्ट पे रखें? हमने आज फेयर वैल्यू रखा, कल हम इस पे कॉस्ट पे जा सकते हैं? कॉस्ट पे रखा, फेयर वैल्यू पे जा सकते हैं? नहीं। अभी हमने ये पढ़ा कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी हम तब्दील, आगे जाओ, आगे जाओ मेरे बच्चों। जी मेरा बच्चा, बिल्कुल इनकम। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इस वक्त कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं ना जिसमें आपने प्रूडेंस को ऐसे कचरे की तरह जमा करना है, जमा करके आग लगा देनी है, ठीक है जी? उसका रीजन है, ठीक है जी? इस बच्चे ने थोड़ा सा एडवांस सवाल पूछा है, मैं जवाब भी सिर्फ इसी को दे रहा हूं, ठीक है? बाकी अपने कान बंद कर लें, क्योंकि मैं इसको जवाब नहीं दूंगा तो ये परेशान रहेगा। सुनो, देखो, प्रूडेंस कहता है कि गेन को जब तक बुक ना करो जब तक एसिड बिक ना जाए, ऐसा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें ऐसी हैं जिसपे स्टैंडर्ड कहता है नहीं, प्रूडेंस गया भाड़ में, अगर आप गेन बुक नहीं करोगे गलती हो जाएगी। हमने कहा वो कैसे? मुझे एक बात बताओ सर, अज्यूम करो एआरटीटी एक कंपनी है। क्या है? एक कंपनी है एआरटीटी, ठीक है जी? इस कंपनी के मिसाल के तौर पर 4 ओनर्स हैं, अहमद रजा, तारिक तुनियो, हसन और आरिश, ये 4 मेंबर्स हैं, ठीक है? हमने खरीदी एक प्रॉपर्टी, गौर से सुनना, 4 लोग हैं, हमने क्या खरीदी? एक प्रॉपर्टी खरीद ली 100 रुपए में। प्रॉपर्टी की वैल्यू 6 महीने बाद हो गई 109, ये नहीं बुक नहीं किया हमने, ऐसा। 8 महीने बाद हो गई 116। इस दौरान ना आशिर को हमने निकाल दिया, आरिश को, जो भी है, आरिश को हमने निकाल दिया। आरिश को हमने कहा भाई निकल, ये पैसे पकड़ भाग। आरिश ने कहा पैसे किसके हिसाब से दिए? हमने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से, जितना तेरा शेयर बन रहा था। उसने कहा नहीं सर मेरे साथ गलती हो, गलत हो रहा है मेरे साथ। हमने कहा क्यों? उसने कहा सर ये जो प्रॉपर्टी है इसमें तो गेन हुआ है ना, उसका ऐसा भी तो दें। हमने कहा वो तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। रिकॉर्ड करते रहे तो देते ना, रिकॉर्ड तो हम इंशाल्लाह करेंगे 16 साल बाद, तो तब तक रुक, ठीक है जी? उसने कहा नहीं सर तब तक तो मैं नहीं रुक रहा, अभी देना है तो दे। मैंने कहा नहीं, रुकना है तो बोलो, 16 साल बाद दूंगा। अब मुझे बताओ सर, इस बंदे के साथ नाइंसाफी है? सर है। इस प्रॉपर्टी का गेन कैसे बुक होना चाहिए? हर रिपोर्टिंग डेट पे बुक होना चाहिए, ताकि कम से कम करीब से करीब रिपोर्टिंग डेट के हिसाब से इसको हम पैसे दे सके। अब मुझे एक बात बताओ सर, इन्वेंट्री में स्टैंडर्ड आपको रोकता है इस चीज। इन्वेंट्री में स्टैंड कहता है भाई आपने एक दफा कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दी, ऊपर नहीं जा सकते। अब क्यों? इन्वेंट्री की लाइफ होती है 1 साल, इससे ज्यादा नहीं होती। 1 साल में वो बिक भी जाती है, गेन कहीं ना कहीं से रियलाइज हो ही जाता है। ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें गेन कब जाके रियलाइज होगा? कोई 5 साल बाद, 6 साल बाद। तो अगर 5 साल 6 साल तक मैं प्रॉपर्टी को रिवैल्यू नहीं करूंगा, तो ये जो शेयर होल्डर बीच में छोड़ के जा रहे हैं, इनके साथ नाइंसाफी है। इस है तो हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे? कचरे की तरह जमा करके यहाँ पे आग लगा देंगे, ठीक है जी? अब इसके बाद ना हम ये चीज डिस्कस नहीं करेंगे, पॉइंट पे हम स्टैंडर्ड्स पढ़ लें, सबका दिमाग इतना हो जाए तो फिर मैं इस तरह के सवालों को जवाब दूंगा। डन? अब बताओ जी, मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदूं, अगले दिन उसकी वैल्यू बढ़ जाए और मैं फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा हो, क्या मैं गेन बुक कर सकता हूं? सर मैं हर रिपोर्टिंग डेट में गेन बुक कर सकता हूं। ऐसा? क्या रिपोर्टिंग डेट से पहले गेन बुक कर सकते हैं? हाँ, स्टैंडर्ड कहता है 4 रिपोर्टिंग डेट्स है ना, कम से कम 4 दफा करना। कितनी दफा? आप रोज करो, आप रोज वैल्यू और बुलवाओ, रिवैल्यू करो, मर्जी आपकी। लेकिन ये नहीं कर सकते कि रिपोर्टिंग डेट 4 है और तुम रिवैल्यूएशन कितनी दफा कर रहे हो? 3 दफा करो, ये अलाउड नहीं। अब बताओ, मैं अपने स्टेटमेंट को जो अभी तक मैंने पढ़ा है एक स्टेटमेंट में समझने की कोशिश करूं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में अकाउंटिंग पॉलिसी है, चॉइस अवेलेबल है, आइदर आप कॉस्ट मॉडल पे जा सकते हो या फेयर वैल्यू मॉडल पे जा सकते हो। अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे जाओगे तो आपको एटलीस्ट हर रिपोर्टिंग डेट पे एटलीस्ट
हर रिपोर्टिंग डेट पे एक क्वालिफाइड वैल्यूअर से अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या करवाना है, वैल्यू करवानी है, और जो गेन और लॉस आया उसके ऊपर वो आपने क्या करना है, बुक करना है, पीएनएल में डाल देना है। ऐसा क्या मैं समझा पाया ये? अच्छा जी, अब सर सुनेंगे, ये कॉपी करना है तो कर लो। ये क्वालिफाइड वैल्यूअर्स नहीं है। जमीन.com पे वैल्यू कौन आगे डालता है, बायर या सेलर? सेलर आगे डालता है। उससे अगर मैं वैल्यू निकालने लग जाऊं तो मैं तो अपने घर की 25 करोड़ रख दूं, हैं? जमीन.com में तो झूठ भी बहुत है। एक दफा हम जब हालात हमारे इतने अच्छे नहीं थे तो हमने इस पे घर देखा, किराए का घर, बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। हम गए तो खंडर था वो, जौहर में। हमने कहा ये क्या है, तो बड़ी जबरदस्त तस्वीर लगी हुई थी। कहते सर वो जब नया था तो तब की तस्वीर है। ठीक है जी, तो उसके हिसाब से कभी नहीं जाया करो। तो पाकिस्तान में 9 करोड़ औरतें या 10 करोड़ औरतें, फेसबुक पे 16 करोड़ है। ठीक है जी, तो ये देखभाल के बात क्या करो, ये तो ऊपर नीचे हो सकती है ऐसा। अच्छा जी सर, प्लीज बोर्ड में देखिएगा दोस्त, अच्छे तरीके से एक चीज नोट करना। प्यारे भाई मुझे एक बात बताओ, ये है मेरे पास कॉस्ट मॉडल, ये भी आगे आपने सवाल करने। आपको पता है कल इंट्रो का रिजल्ट आया, 38% रिजल्ट है इंट्रो का पीआरसी में, एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम, 38%, ओनली 38%। आईटीबी का रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट 75%। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पेपर देके आए होंगे ना। आप इंट्रो में देखो फेलियर का रीजन क्या, 50% से ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो थ्योरेटिकल है, याद ही नहीं है। नंबर्स तो कर लेते ना, थ्योरी में याद ही है, फेयर वैल्यू पे रखना था, कॉस्ट पे रखना है। तो भाई अल्लाह के वास्ते चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझो। मुझे ये जो कल रिजल्ट आया ना, मुझे एक अंदाजा हुआ कि इंट्रो को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है ये तरीका नहीं है। आपको बच्चों को स्टडी टेक्स्ट से चीजें समझानी पड़ेंगी और उनको इस तरह की एमसीक्यूज वाली एक्सरसाइज से रोज गुजारना पड़ेगा। ठीक है जी। कल मैंने बोला कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहिए, इनिशियल रिकॉग्निशन, 14 लोग अभी भी समझते नहीं, फेयर वैल्यू खत्म। अच्छा अगर मैं सवाल आज देता ना, आज ज्यादा गलतियां होंगी। क्यों पता? क्योंकि आज तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे जाती है। ठीक है जी, आज और ज्यादा गलतियां होती। अच्छा जी मुझे एक बात बताएं सर, कॉस्ट मॉडल है ये, मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना, सुनो 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 सुनो। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, और जो सुनो, मैंने आईपी डेबिट की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 100 रुपए से, कैश क्रेडिट 100 रुपए से। यहां भी मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 100 रुपए से, कैश क्रेडिट 100 रुपए से। इस प्रॉपर्टी की लाइफ 20 साल है। कितने साल? ये मैंने खरीदी 1 जनवरी 2001 को। ठीक है जी, मना कर दे बेटा, मना कर दे, बोल मैं क्लास में छोड़ दे। इन क्लास जानू सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ो। सुनो, अब मुझे एक बात बता, इस बिल्डिंग की लाइफ 20 साल है, बताओ हर साल कितने रुपए का इस पे डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए? 5 रुपए का। तो मैंने इस पे किया डेप्रिसिएशन बुक, डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 5 रुपए से। और जो सुनना, और अलाउंस क्रेडिट कितने से? 5 रुपए से। ऐसे ही है मेरे बच्चों, बराबर में डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री पास नहीं होगी, बराबर में डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री पास नहीं होगी। जब आप फेयर वैल्यू मॉडल पे करते हो उसको कैरी, फिर डेप्रिसिएशन बुक ही नहीं करते आप। गौर से सुनना, लॉजिक सुनना। पता चला जी बिल्डिंग की लाइफ, बिल्डिंग की वैल्यू हो चुकी है 120, कितनी बताओ? यहां पर बिल्डिंग को रीवैल्यू करो, यहां बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट कितनी है? यहां बिल्डिंग की अब भी कैरिंग अमाउंट कितनी है? फेयर वैल्यू मॉडल कहां चल रहा है? वहां पे चल रहा है। तो मुझे बताओ, मैं इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को 20 रुपए बढ़ाऊं, बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं? बेटा अल्लाह के बंदो, इस वाले केस में 20 रुपए बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं? बढ़ाएं ना। क्यों चर्चियों, आप किस पे चल रहे हो? फेयर वैल्यू मॉडल पे। इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग डली हुई है, इधर किस पे चल रहे हो? तो यहाँ बढ़ाऊं, यहाँ नहीं बढ़ाएं। अब सर बोर्ड पे देखना सर, मैं यहाँ क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से? 20 रुपए से। फिर फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट कितने से? 20 रुपए से। ऐसा और तो सुनो, दोनों ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। इधर आ रहा होगा 5 रुपए का एक्सपेंस, किस नाम से?
इधर आ रहा होगा फेयर वैल्यू गेन कितने से, 20 रुपए से। कोई मसला है? कोई मसला नहीं, आपकी चॉइस थी, आपने खुद पिक किया था कॉस्ट मॉडल या आपने खुद पिक किया था फेयर वैल्यू मॉडल, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ सर, फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दूसरी चीज, कॉस्ट मॉडल में आप डेप्रिसिएशन बुक करोगे, फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन बुक नहीं होगा, ऐसा। ये बच्चा कह रहे डेप्रिसिएशन को बुक नहीं होगा। अगर मैं कर भी लेता डेप्रिसिएशन बुक, ये वैल्यू कितने की हो जाती, 95, फिर इसको मैं 95 से लेके जाता 120 पे, 25 रुपए का गेन आता, ऐसा। तो मैं कहता 25 का गेन और 5 का डेप्रिसिएशन, तो नेट गेन कितने का हो गया। तो कहता भाई ये खचल ख्वारियां करो ही नहीं, आप एक मरतबा प्रॉपर्टी को कम कर दो पहले डेप्रिशिएट करके, फिर रिवैल्यू करके 120 तक ले जाओ, तो वही बात हो जाएगी कि आप उसको बगैर डेप्रिसिएशन के। अब बताओ, मैंने 2 पॉइंट आपको बताया, कॉस्ट मॉडल में एसेट फेयर वैल्यू पे जाता है, नहीं डेप्रिशिएट होता है, हाँ सर। जो फेयर वैल्यू मॉडल है उसके अंदर सर बिल्डिंग या लैंड, सॉरी बिल्डिंग जो है वो फेयर वैल्यू पे रहेगी, लैंड फेयर वैल्यू पे रहेगी, डेप्रिशिएट नहीं होगी। फेयर वैल्यू ऊपर गई तो गेन बुक होगा, नीचे आई तो लॉस बुक होगा। अब गौर से सुनना, गौर सुनना, 2 बात मैंने आपको बता दी, यहाँ कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है, वहां फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहा है। इधर फेयर वैल्यूएशन नहीं है, उधर फेयर वैल्यूएशन का गेन है, इधर डेप्रिसिएशन है, उधर नहीं है। दूसरी चीज सुनना सर एक चीज होती है इम्पेयरमेंट, क्या होती है, आप आगे थोड़े टाइम बाद आके ना एक स्टैंडर्ड पढ़ोगे इम्पेयरमेंट, जिन लोगों ने पढ़ लिया उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनको नहीं बता रहा। फास्ट फॉरवर्ड एक चीज बता रहा हूं, एक्सप्लेन आगे करूंगा। सर यहां पर एसेट डेप्रिशिएट भी होगा, इम्पेयरमेंट भी यहां बुक करोगे, या नो फेयर वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज। इधर 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 डेप्रिसिएशन क्या होगा, नहीं होगा। इधर इम्पेयरमेंट, सर इम्पेयरमेंट क्या होता है नहीं बताया मैंने अभी तक, आगे जाके बताऊंगा। फिर यहां फेयर वैल्यू का गेन और लॉस होगा, ऐसा ऐसा। अब बताओ सर इन दोनों में से मैं कौन सा मॉडल पिक करूं, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी चॉइस है। फेयर वैल्यू में डेप्रिसिएशन बुक होता है फेयर वैल्यू मॉडल में, नहीं। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर इम्पेयरमेंट बुक होती है, नहीं। फेयर वैल्यू का गेन और लॉस बुक होता है, यस, ऐसा। सर मैं यहां तक चीजों को रोक रहा हूं, अभी मैं करा रहा हूं आपको कुछ सवालात, ये पहले कॉपी कर लें, शाबाश जी मेरा बच्चा। कंपनीज 99% केसेस के अंदर फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए। सर अगर कॉस्ट मॉडल पे होगा तो पार्टनर छोड़ के जाएंगे, हाँ तो कोई मसले वाली बात नहीं है। पॉलिसी किसने डिसाइड की थी, पार्टनर से डिसाइड की थी, उनको सोचना चाहिए था, है? तुम लोग ने कहा अच्छा ऐसे कुछ सवालात। अच्छा भाई ये मेरे एरिया का किताब है, आपके पास होमवर्क वो आ रहा होगा, यही है ना, यही अभी आपके पास जो करंट किताब है वो यही है। भाई यही है ना किताब तुम लोगों के पास, वर्कबुक अपनी खोलो। चलो यहाँ देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो। कॉस्ट मॉडल में भी फेयर वैल्यू डिस्क्लोज होती है, बिल्कुल। चलिए कोई चीज और याद रखो, इवन जब आप कॉस्ट मॉडल भी यूज कर रहे होते हैं, इवन जब आप कॉस्ट मॉडल भी यूज कर रहे होते हैं, तो आप पब्लिक को फेयर वैल्यू जरूर बताते हो। इसका मतलब है जब आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद ली ना, तब आपको वैल्यूअर को इन्वॉल्व करना लाजमी है, चाहे आप कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हो, चाहे आप पब्लिक को बताओगे मेरी कॉस्ट मॉडल पे प्रॉपर्टी है लेकिन इसकी फेयर वैल्यू ये, रिकॉर्ड नहीं करोगे लेकिन डिस्क्लोज जरूर करोगे। चलो जी प्लीज बोर्ड पे देखो, ये कह रहे जनाब रहीम परचेज द बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2019 फॉर द पर्पसेस ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। क्या ये बिल्डिंग हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? यस सर। द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग वाज 4.5 मिलियन ऑन दैट डेट।
4.5 मिलियन की सर इसकी इस बिल्डिंग की कॉस्ट थी। द बिल्डिंग हैज अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1 लाख एंड एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल बाद 1 लाख रुपए का इसका मलबा होगा। द कंपनी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बताओ, हमने इसको जब खरीदा था 1 जनवरी पे, 1 जनवरी पे हमने इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होगा? नहीं सर, कॉस्ट पे। आईपी डेबिट कितने से? 4.5 मिलियन। और कितने से? फिर इसके बाद मेरे बच्चों वो कह रहा है जनाब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे होगी, और फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2019 2020 यह है हमारे पास 6,60,00,000 और 55 लाख। एक बात बताओ, 1 साल बाद प्रॉपर्टी बढ़ गई, कितने पे चली गई? कितने पे ले जाऊं? 60 लाख पे चली गई, तो 4.5 मिलियन की थी, 6 मिलियन पे चली गई, तो 1.5 मिलियन का गेन। क्रेडिट क्या करूं? फेयर वैल्यू गेन। कहां जाएगा फेयर वैल्यू गेन? वेरी गुड मेरे बच्चों, 1.5 मिलियन। फिर 31 दिसंबर 2020 फेयर वैल्यू नीचे आ गई, नीचे आ गई, कितनी? 55 मिलियन हो गए। ऐसा तो मैं क्या करूं सर? फेयर वैल्यू लॉस या फेयर वैल्यू गेन, दोनों में से फेयर वैल्यू गेन और लॉस कर दिया करो, तो एक ही अकाउंट यूज हो। ठीक है जी, ये फेयर वैल्यू गेन अलग अकाउंट आ रहा है, लॉस अलग अकाउंट आ रहा है, आप एक अकाउंट बना लिया करो, अनरियलाइज गेन और लॉस। ठीक है, एक ही अकाउंट में डाल दिया करो। कितना? और कितना? सही है जी, कर लोगे मैनेज? आसान है, मुश्किल तो नहीं है ना सर? बड़े आगे तरह, शाबाश शाबाश शाबाश। इस हैंड आउट का एक सवाल मैं आपको क्लास में करा दूंगा। ठीक, अच्छा देखो, फेयर वैल्यू गेन की जगह कैपिटल गेन ना लिखना। आमतौर पे कैपिटल गेन का वर्ड यूज होता है रियलाइज गेन्स के लिए, यानी जब हम बेच चुके होते हैं और गेन आ चुका होता है। ये अनरियलाइज है ना, अभी बेचा नहीं हमने। बिरयानी ले आओ यार, आज अल्लाह वाली लाना, रायता भी लाना साथ, रायता बेटा। बड़े हम आगे दोस्त क्या कह रहे हैं? पेप्सी रहेगी, पेप्सी। चलो जी, बढ़ो आगे, बढ़ो मेरे बच्चों आगे, शाबाश। सर हमने आपसे वादा किया था कि जब समझ नहीं आएगा सर से पूछेंगे। आज हम आपसे एक और वादा कर रहे हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, हम आपको हाजिर नाज़िर जान के कहते हैं कि सर जितने क्विज लेंगे, सर जितने होमवर्क देंगे, उसको हम उसी वक्त सॉल्व करेंगे, और अगर हमने सॉल्व नहीं किया तो या अल्लाह आपकी जंबो लानत हम पे पड़े। हाँ। चलो जी, यहां देखो, आपको पता है अगर आज अगर ये मेजर किया जाए ना कि दुनिया का सबसे बड़ा बगैरत इंसान कौन है, कौन? तो नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं, आमिर लियाकत का नाम नहीं लो, यहाँ नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा बगैरत इंसान हुआ है जिसको अल्लाह ताला ने, और ये ऐसा बगैरत इंसान नहीं छोटा मोटा, ये रिलीजियसली भी बगैरत है, क्योंकि मतलब एक अल्लाह अल्लाह की नेचर नहीं है ना, या फरिश्तों की या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेचर नहीं है किसी को बदवा देने की, लेकिन बहुत कम टाइम पे ऐसा है कि किसी को बदवा दियो। ठीक है ना? तो एक शख्स को बदवा दिया है हजरत जब्राइल ने, और उस पर नबी ने आमीन बोला। ठीक है,
और वो बदवा पता है किसको दिए? कि जिसको अपने माँ बाप मिले एक ज़ईफ एज में और वो उनकी खिदमत ना करे। तो उस पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि लानत है उस शख्स पे जो अपने माँ बाप को इस एज में पाए और उसकी खिदमत ना करे और जन्नत ना पाए। तो अल्लाह के नबी ने उस पर आमीन कहा। अब आप सोचो, सबसे जलील कदर फरिश्ते की बदुआ आप टू सम एक्सटेंट ये काम करते हो, अपना टाइम जाया करके, अपने बाप का पैसा जाया करके, उनने यार सब कुछ तुम में लगाया हुआ है। आज मुझसे को पूछे आपके पास क्या एसेट्स है, मैं कहूंगा मेरे बच्चे एसेट्स हैं, सबसे बड़े एसेट्स है। क्यों? मैं मेरी मेरी सब चीजें जो है वो मेरी औलाद, ये आपके माँ बाप भी कहते होंगे। फिर औलाद देखो, फिर आपके अब्बा के साथ मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए कि चाचा कुत्ता पाल लो, इनको पालने से अच्छा है, क्योंकि वो कुछ वफा कर लेगा। ठीक है जी। पता इतना पैसा जाया करते हो, जाया तो नहीं करते, मैं कहता हूँ इन्वेस्ट करते हो, और फिर आगे यार उसके बाद पढ़ के भी जाते हो, फिर घर जाके ना पेपर देना है ना क्विज देना है, गम में डूबे रहना। पिछली अटेम्प्ट फेल हो गई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, अपना वक्त जाया मत करना। जितना टाइम तुम्हें मिल रहा है घर जाके उस पे जितने क्विज हो रहे हैं, जितना होमवर्क है, आप अगर ये इंश्योर कर लो ना कि सारे क्विज अटेम्प्ट करो, सारे होमवर्क करके आओ ईमानदारी से, मैं आपको आज ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, चाहे आपका ज़हन कितना ही स्लो क्यों ना हो, आप अपने आप को भी वो चीज बोलते हो जो आमतौर पे आपको पब्लिक बोलती है। ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप तब भी पास हो जाओ, सिर्फ चीजें अटेम्प्ट करो जी। हाँ जरा दोस्त, ये क्या कह रहा है जी? ये सवाल आपने खुद सॉल्व करना है। ये लास्ट एंट्री समझा दे 5 लाख वाली, बेटा 6 मिलियन से अमाउंट गिर के 5.5 मिलियन पे आ गई, तो लॉस हो गया हमें कितने का? 5 लाख का। सुनिएगा दोस्त, ये कर हम हबीब लिमिटेड परचेज द बिल्डिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन ऑन 1 जनवरी 2019 एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स। ठीक है जी, परचेज प्राइस है, ये आप देख लीजिएगा कि इसमें कौन सा रखना है कौन सा निकालना है। ठीक है, द बिल्डिंग हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years and expected resale value of 5 lakh. The company uses fair value model for subsequent measurement. The fair value of the building on 31 December 2019-20 was 6 million and 5.5 million. Journal entries, शाबाश शाबाश मेरे बच्चे। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, यस सर, एडवर्टाइजिंग नहीं डाल लिया, ठीक है जी, मार्केटिंग नहीं डाल ली। कितने लोगों ने ये सही किया? पक्का जी, वेरी गुड मेरे बच्चों, शाबाश। ये ऐड अप करो। तो मैं क्या करूं सर, 1 जनवरी 2019 को एंट्री पास करूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 4.3 मिलियन, मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट कितने से? कितने से टोटल? अब मैं आपको बताऊं, आप में से किसी ने भी ये मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट नहीं किया? कितने लोगों ने किया? खत्म, टाटा बाय बाय है। चलो जी आगे बढ़ो, कोई मसला नहीं। 31 दिसंबर 2019 क्या करूं? 4.3 मिलियन को क्या करें हम जनाब? अच्छा, किसी को ये तो नहीं लगता कि मैंने जो एंट्री डेबिट की तो प्रॉपर्टी में डाल दिया? ये एक्सपेंस बुक किया ना मैंने। फिर सर 6 मिलियन पे लेके जाना, क्या करूं मैं? कितने का? 17 लाख। और देन मेरे बच्चों इसके बाद ये तो सबको पता है ना, गेन क्रेडिट कर रहे हैं हम, फायदा हो रहा है, लॉस आ रहा है तो हम डेबिट कर रहे हैं। चलो जी, खत्म, पक्का? बाजी छोड़ दो मोबाइल, यहां फोकस करो जी। ये मार्केटिंग एक्सपेंस क्यों किया? क्योंकि हमने खर्चा किया भाई, 1,20,000 रुपए का, इसको रिकॉर्ड नहीं करे हैं? भाई खर्चा किया तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना?
हमने अकाउंटिंग क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की करनी है, बाकी चीजों की नहीं करनी? करनी है ना भाई? चलो जी बढ़े आगे। आप प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, सुनो, बोर्ड पे देखो। चार की इश्यूज, चार मसले, ठीक है जी, चार मसले खत्म, हमारा स्टैंडर्ड का 50% हिस्सा खत्म, ठीक है। आगे के जो अच्छा सवाल ये कि जो अभी आगे के 2 एरिया आ रहे हैं ना, सवाल वहां से आना है, लेकिन वहां तक हम पहुंचने के लिए बिल्डअप कर रहे हैं। सुनो, कोई डिस्कशन नहीं, कोई कॉपी वॉपी नहीं, फोकस बोर्ड पे। एक बात बताओ, छोड़ दो मेरे बच्चों, सारे सारे यहाँ देख लो बेटा, बोर्ड पे देख लो मेरा प्यारा भाई, कर लो पहले बातें कर लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। सर ये मेरे पास ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, देखो अच्छे तरीके से समझना। सर ये मेरे पास है 3 पंखे, ये क्या है? 3 पंखे हैं सर, ठीक है जी, इसको मैंने कलर दे दिया ये पंखे। फिर सर मेरे पास गौर से सुनना सर 3 कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर आ गया, ठीक है जी। फिर मेरे पास सर कुर्सियां हैं कुछ, ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे एसेट्स है पीपी में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी जो IAS 16 अप्लाई होता है, पढ़ा है ना तुम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, वो कहता है कि आप प्रॉपर्टी को चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे रखो, चाहो तो फेयर वैल्यू मॉडल पे रखो। किसको? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, सबको नहीं। स्टैंडर्ड कहता है चाहो तो इन पंखों को आप डाल दो रीवैल्यूएशन या फेयर वैल्यू मॉडल पे, ये जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं इनको भले कॉस्ट मॉडल पे रखो, ये जो फर्नीचर है इनको भले फेयर वैल्यू मॉडल पे या रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखो, तुम्हारी मर्जी। अब और सुनना, आपने कहा मैं एक पंखा कॉस्ट पे रखना चाह रहा हूं, एक फेयर वैल्यू पे रखना चाह रहा हूं, स्टैंडर्ड ने कहा नहीं 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 नहीं, ये अलाउड नहीं है। किसमें? IAS 16 में, पीपी में। स्टैंडर्ड कहता है आपको अगर फेयर वैल्यू और कॉस्ट मॉडल में पिक करना है तो ये पॉलिसी पूरी एसेट क्लास पे अप्लाई होगी। किस पे? पहली क्लास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या आपका जो है फिक्सचर्स। दूसरी क्लास क्या है? कंप्यूटर्स। तीसरी क्लास क्या है? सर फर्नीचर। ऐसा तो कहता है फर्नीचर के लिए एक पॉलिसी रख सकते हो, कंप्यूटर के लिए अलग रख लो। 2 कंप्यूटर के लिए एक में पॉलिसी अलग, दूसरे में अलग, ये नहीं कर सकते। तो बताओ इधर पॉलिसी की चॉइस किसमें? IAS 16 में। क्या स्टैंडर्ड कहता है कि सारे के सारे पीपी के लिए एक पॉलिसी रखो? नहीं, स्टैंडर्ड कहता है हर क्लास के लिए अलग रखो, लेकिन मर्जी तुम्हारी। लेकिन हर क्लास के अंदर जो एसेट्स मौजूद हैं उनके लिए पॉलिसी क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। लेकिन जब मैं आता हूं ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे, तो स्टैंडर्ड कहता है भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लांडी वाली बिल्डिंग, जौहर वाली बिल्डिंग, ठीक है जी, मलीर वाली जमीन, ठीक है जी, खिपरो वाला प्लॉट, टंडो अलायार वाली बिल्डिंग, ठीक है जी, से पंजाब वाला बंगला, मुल्तान वाला बंगला, सर ये सारे के सारे एसेट्स पे जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो एक ही अप्लाई होगी। या तो ये सब कॉस्ट मॉडल पे होंगे, या ये सब के सब किस पे होंगे? फेयर वैल्यू मॉडल पे होंगे। ये सब के सब कॉस्ट पे होंगे। अब बताओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो अकाउंटिंग पॉलिसी की चॉइस है वो एसेट टू एसेट अवेलेबल नहीं है। हर एक एसेट की पॉलिसी अलग नहीं हो सकती, क्लास वाइज भी अवेलेबल नहीं है, बल्कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या तो कॉस्ट मॉडल पे चलेंगी या फेयर वैल्यू मॉडल पे चलेंगी। सर IAS 16 के जो एसेट्स है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें एक क्लास में कॉस्ट मॉडल चल सकता है, दूसरी में फेयर वैल्यू मॉडल चल सकता है, आपकी मर्जी है। मुझे बताओ ज्यादा फ्लेक्सिबल मॉडल कहां पर है? IAS 16 में। सर इसमें नहीं है। इसमें इसलिए नहीं है, स्टैंडर्ड कहता है भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है ही 2 चीजें, लैंड और बिल्डिंग, ठीक है जी। तो ये लैंड और बिल्डिंग को हम ये नहीं कर सकते कि बहुत सारी क्लासेस हो, ये नहीं, ये की क्लास है टेक्निकल। बिल्डिंग बगैर जमीन के नहीं बन सकती, जब भी बिल्डिंग बनेगी नीचे जमीन चाहिए, ठीक है जी। तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि यार पॉलिसी एक ही रहे। हम अगर कह दें कि जी आप लैंड के लिए अलग रखो, बिल्डिंग के लिए अलग रखो, तो अजाब बन जाएगा। नीचे बिल्डिंग जो आ रही है वो फेयर वैल्यू, जमीन जो आ रही है फेयर वैल्यू के ऊपर, जो बिल्डिंग खड़ी है कॉस्ट मॉडल पे अलाउड नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है सारे की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, आपकी जहां जहां पर जमीन है
जहां जहां पर आपकी बिल्डिंग है जो आपने किसके लिए खरीदी है, रेंटल इनकम के लिए, कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए, उसके एक मॉडल अप्लाई होगा, या कॉस्ट या फिर वैल्यू। आइए 16 में होते तो हर क्लास के लिए अलग अलग मॉडल अप्लाई कर सकते थे। पहला इशू, या तो सारी प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कॉस्ट मॉडल पे होंगी या सारी फेयर वैल्यू पे होंगी। अब सुनो, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मेरी सारी प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू में, मैंने नई प्रॉपर्टी खरीदी, किस पे रिकॉर्ड करूंगा? रिकॉर्ड कॉस्ट पे होगी डे 1 पे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे। क्यों? क्योंकि आपकी पिछले सारी प्रॉपर्टीज किस पे? फेयर वैल्यू पे। अब ये नहीं कर सकते कि आप एक नई प्रॉपर्टी खरीदो उसको किस पे डाल दो, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या तो कॉस्ट पे हो या फेयर वैल्यू पे हो। ये नहीं हो सकता कि एक कॉस्ट पे चल रही है दूसरा फेयर वैल्यू पे चल रही है, ऐसा है? ऐसा है? अच्छा देखो, एक चीज याद रखो, IAS 16 में भी रिवैल्यूएशन मॉडल है, तुम लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, इंट्रो में नहीं था कोर्स में, ऐसा अभी है। लास्ट टाइम 20 नंबर का सवाल आया पीपी में रिवैल्यूएशन मॉडल में, ठीक है? पक्का तैयार हो? अब बताओ सर ज्यादा फ्लेक्सिबल मॉडल किसमें? IAS 16 के अंदर, पीपी के अंदर। इसमें फ्लेक्सिबल नहीं है, या तो सारी प्रॉपर्टीज कॉस्ट पे या सारी फेयर वैल्यू। कॉपी, शाबाश 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 शाबाश। 4 इश्यूज, 4 छोटी छोटी थ्योरी के एस्पेक्ट्स। चलो जी आगे बढ़ो दोस्त, चलो वापस जिंदा हो गए तुम लोग, यहां देख लो, वो तुझे सिर्फ सुनाई दी होगी। यहां देख लो, इधर इधर सारी चीजें छोड़ दो बोर्ड पे देखो। दूसरा इशू, सेकंड इशू, मेरे बच्चों प्लीज सुनो दोस्त, अच्छे तरीके से एक चीज सुनना। सर मैंने ना फेयर वैल्यू मॉडल पिक किया, पहली प्रॉपर्टी खरीदी मैंने फेयर वैल्यू मॉडल पिक कर दिया। गौर से सुनो, पहली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, किस मॉडल पे रिकॉर्ड कर दिया? दूसरी खरीदी, क्या कॉस्ट मॉडल पे रख सकता हूं? नहीं, इसको भी क्या करना पड़ेगा? क्यों? सारी प्रॉपर्टीज के लिए एक ही मॉडल रखना है। अब सुनो, तीसरी प्रॉपर्टी जब हमने खरीदी ना, गौर से सुनना गौर से सुनना गौर से सुनना, ये हमने खरीदी मिसाल के तौर पर लियारी में। अब जब लियारी में हमने प्रॉपर्टी खरीदी ना, तो उसी दिन हमें बात पता थी कि इसकी फेयर वैल्यू हर रिपोर्टिंग डेट पे मालूम करना पॉसिबल नहीं होगा। सुनो सुनो, जिस दिन मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, गौर से सुनना जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, जिस दिन मैंने प्रॉपर्टी खरीदी ना लियारी वाली, उसी दिन मुझे फील हुआ, एट इनिशियल रिकग्निशन ये फील हुआ, शुरू में ये फील हुआ, ठीक है जी, एब इनिशियो ये फील हुआ कि इसकी फेयर वैल्यू आगे जाके प्रॉपर्ली डिटरमिन नहीं हो पाएगी। स्टैंडर्ड कहता है अगर ये मामला है ना, तो हम आपको एक इजाजत देते हैं, फिर आप इस प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रखो, लेकिन 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 इसको डेप्रिशिएट भी करना है। लेकिन जब डेप्रिशिएट करने जाओ तो रेजिडुअल वैल्यू को 0 अज्यूम करना। हमने कहा वो क्यों, रेजिडुअल वैल्यू को 0 क्यों अज्यूम करें? उससे कहा मनुष्य आदमी, तुम कह रहे हो उसकी फेयर वैल्यू पता नहीं चल सकती, और रेजिडुअल वैल्यू जब 20 साल बाद है वो तुझे पता चल रही है, जो फेयर वैल्यू आज वो पता नहीं चल रही है, तू कह रहे मुश्किल है बहुत, और तुम ये कह रहे हो कि 20 साल बाद जो इस एसेट की वैल्यू होगी वो मुझे पता है, तो ये गलत बात है। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या रखनी है? 0। अब बताओ सर, क्या मैं फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहा हूं, क्या कोई एक आध ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो कॉस्ट मॉडल पे चल रही हो? हाँ, कब? जब आपने उसको खरीदा और शुरू के दिन से, पहले दिन से ही आपको ये बात पता है, पहले दिन से, पहले, मैं बार बार फोकस करूं किस पे, पहले दिन से ही आपको पता है कि इसकी फेयर वैल्यू लॉन्ग टर्म बेसिस पे मालूम नहीं हो पाएगी, तो मैं उसको किस पे रखूंगा सर? कॉस्ट। अभी सुनो सुनो सुनो, थोड़े टाइम बाद माशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत दोबारा आई, लियारी के हालात अच्छे हो गए, लियारी के सारे जवानों को नौकरियां मिली, सर फेयर वैल्यू मालूम होना शुरू हो गई। अब बताओ ले जाओ उसको फेयर वैल्यू पे, आप स्टैंडर्ड कहता है नहीं नहीं नहीं, अब फेयर वैल्यू पे ये नहीं जाएगा, अब इसको आपने कैरी करना है किसके ऊपर? जिंदगी भर कॉस्ट मॉडल पे। ऐसा ये बार बार बैक एंड फोर्थ नहीं होगा। अब बताओ मेरी सारी प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे, क्या ये हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी कॉस्ट पे चली जाए? यस सर। फिर लेकिन वो है कब, कब जाएगी सर कॉस्ट मॉडल? सर अगर डे 1 पे ही हमें ये पता हो कि इसकी फेयर वैल्यू लॉन्ग टर्म बेसिस पे पता नहीं चल सकेगी, तो स्टैंडर्ड कहता है उसको किस पे रखो? कॉस्ट पे रखो, और फिर उसके बाद उसको कभी भी फेयर वैल्यू पे नहीं लेकर आना अगर बाद में फेयर वैल्यू पता चल भी जाए। अब सुनो सुनो सुनो, तीसरा पॉइंट भी इसके साथ कह रहा हूं, फिर मैं तुम्हारा सवाल ले लेता हूं, ठीक? तीसरा पॉइंट, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, डाल दी फेयर वैल्यू पे, अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी,
फेयर वैल्यू पे डाल दी, अकाउंटिंग पॉलिसी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी खरीदी लियारी में, इसकी भी फेयर वैल्यू पता चल रही थी, मैंने फेयर वैल्यू मॉडल पे डाल दी। ठीक है जी, गौर सुनना, थोड़े टाइम बाद फेयर वैल्यू मिलना बंद हो गई, इधर जंग छिड़ गई, फेयर वैल्यू मिलना बंद, अब नहीं मिल रही है फेयर वैल्यू, क्या करूं? कॉस्ट मॉडल पे आ जाऊं? स्टैंडर्ड कहता है ये चॉइस कॉस्ट मॉडल पे जाने की सिर्फ पहले दिन थी। मैं बार बार क्या कह रहा था, डे वन एब इनिशियो, शुरू में स्टैंडर्ड कहता है तुम फेयर वैल्यू पे चल पड़े हो ना, क्या हुआ? मैंने कहा यार फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही है। स्टैंडर्ड कहता है काम करो, आखिरी जो फेयर वैल्यू पे आपने इसको रिकॉर्ड किया ना, उसी पे खड़ा रखो इसको, अब इसको तब्दील, अब ये कॉस्ट मॉडल पे नहीं जा सकती। अब बताओ सर, अगर मेरी सारी प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे, मैं एक प्रॉपर्टी खरीदता हूं और मुझे लगता है कि इसकी लॉन्ग टर्म बेसिस पे फेयर वैल्यू पता नहीं चलेगी, शुरू से ही मुझे मालूम है, कॉस्ट मॉडल पे रख सकता हूँ? हाँ, सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू मिलना शुरू हो जाए, मैं उसको फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाऊंगा। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैं शुरू से फेयर वैल्यू पे लेके चल रहा हूँ, बाद में मार्केट डिसअपीयर हो गई, फेयर वैल्यू गायब हो गई, अब इसको कॉस्ट मॉडल पे लेके जा सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये बात लास्ट जो फेयर वैल्यू उसी पे रखोगे। कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट्स। अब सवाल पूछो फेयर वैल्यू पे, क्योंकि हमारी जनरल चीज क्या चल रही है? फेयर वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये वाला काम करने से हमारा मॉडल चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा जी, बड़े माँ के दोस्त, इसके पीछे का रीजन स्टैंडर्ड मना करने का, अच्छा सुनो और सुनो, मैंने लियारी में एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने कहा यार इसकी फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही है, मैं इसको फेयर वैल्यू में नहीं रख रहा, किस पे चलाना शुरू कर दी? कॉस्ट पे। थोड़े टाइम बाद फेयर वैल्यू पता चल गई, मैंने कहा फिर अच्छा फेयर वैल्यू बढ़ गई, मैंने क्या किया? मैंने कहा गेन बुक करो, गेन बुक कर लिया, अगर स्टैंडर्ड अलाउ कर दे तो। फिर मुझे लॉस होना शुरू हो गया, मैंने कहा फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही, तो स्टैंडर्ड कहता है ये बेईमानी नहीं करो, एक दफा जो पॉलिसी रख दी किसी प्रॉपर्टी के लिए, उसको तब्दील नहीं कर सकते आप। अदरवाइज लोग क्या करेंगे, जब लॉस आएगा वो कहेगा फेयर वैल्यू गायब हो चुकी है। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड कहते हैं एक दफा आपने कॉस्ट मॉडल रख दिया, अब जिंदगी भर कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल रख दिया, अब जिंदगी भर फेयर वैल्यू मॉडल, अब फेयर वैल्यू नहीं भी पता चल रही होगी, कैन नॉट गो बैक टू कॉस्ट मॉडल, ऐसा। अच्छा जी, अब बोर्ड में, जी मेरा बच्चा, कॉस्ट मॉडल पे नहीं रखेंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, इनिशियल रिकॉग्निशन पे कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा सब। ठीक है जी, पहले की अकाउंटिंग पॉलिसी थी, जो अब नया कोई भी एसेट खरीदोगे जो हमारी पुरानी अकाउंटिंग पॉलिसी उसके हिसाब से चलेगी। ठीक है जी, कितने पॉइंट्स हो गए? पहला पॉइंट, सारी अकाउंटिंग, सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए एक पॉलिसी। दूसरा पॉइंट, सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे चल रही थी, एक ऐसी आ गई जिसकी फेयर वैल्यू लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे डिस्कवर नहीं हो पाएगी, कॉस्ट पे रख दो। अब बाद में फेयर वैल्यू पता चल भी जाए तो फेयर वैल्यू पे नहीं लेकर आओगे। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डे वन से फेयर वैल्यू पे थी, बाद में फेयर वैल्यू डिसअपीयर हो गई, अब आप उसको लास्ट मेजर फेयर वैल्यू पे रखोगे, उसको तब्दील नहीं करोगे, कॉस्ट पे नहीं लाओगे, ऐसा। अब सुनो, गौर से सुनना, अब एक एक्सेप्शन सुनना, बस इसके बाद फिर हमारे जो है वो सवालात होंगे। हमारा टाइम कितना रह गया यार? ये जबरदस्त काम हो गया। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, ये क्या होती है सर? सुनो सुनो सुनो, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने फेयर वैल्यू पे खरीदी, तैयार बिल्डिंग फेयर वैल्यू मॉडल पे, बराबर वाली बिल्डिंग फेयर वैल्यू मॉडल पे, तैयार बिल्डिंग। यहां हमने क्या किया, ये अभी बिल्डिंग बनना शुरू हो रही है, बुनियादें डल चुकी है, पैसे दे दिए मैंने, मुझे बताओ ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी थोड़ी सी और बन गई, इसको फेयर वैल्यू पे रख सकता हूँ? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू होती है? हाँ होती है, पाकिस्तान में रहते हो, ये बहरिया के जो फाइलें खरीदी थी मनुष्यों बहरिया के, तो अभी तक जगह नहीं है, वहां लोग खरीद रहे हैं, फाइलें चीजें बिक रही है, जमीन ही नहीं है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, फेयर वैल्यू होती है? हाँ होती है सर, होती है, अक्सर होती है, अब पाकिस्तान में भी होना शुरू हो गई, ऐसा है या नहीं? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू पाकिस्तान में अब होना शुरू हो गई है। सर मेरी बाकी की प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे, अंडर कंस्ट्रक्शन को भी फेयर वैल्यू रखना पड़ेगा? हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी उसी मॉडल पे चलेगी जिसपे बाकी चल रही है, लेकिन अगर हम ये डिसाइड कर लेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन की फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती, तो आप फिर उसको कॉस्ट मॉडल पे रखो। कब तक? जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। जब वो कंप्लीट हो जाए, तो आप उसको क्या करें, फेयर वैल्यू पे ले आए। यहां पर स्टैंडर्ड आपको मना नहीं कर रहा, क्यों?
क्योंकि हमें साफ पता है कि सर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की मार्केट नहीं है, लोग नहीं खरीदते बेचते। लेकिन सर पाकिस्तान में डेवलप हो गई है, पाकिस्तान में ये चीज अब डेवलप हो गई है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, मेरे दोस्त का बिजनेस है, वो करता क्या है, एक जमीन लेगा 300 गज की, ठीक है जी, उस पे जो है वो 2 बना देगा सर, नीचे ग्राउंड पे दुकानें बना देगा, ग्राउंड के बाद ऊपर पहला फ्लोर बना देगा, दूसरा फ्लोर छत बना देगा, ठीक है जी। दुकानें सारी उसको बच जाती हैं, ऊपर के दोनों जो है वो सेटअप बेच के उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाती है, ठीक है जी। उसका काम ही यही है। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है ना, तब भी वो जिनको ये चीजें बेच रहा होता है ना, वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट पे मैंने उससे जगह खरीद ली, बिल्डिंग कंप्लीट हुई, क्या किया हमने, ये जगह कंप्लीट हुई, हमने क्या किया, बेच दिया, हमने रहना थोड़ी हुआ। तो पाकिस्तान में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग होती है, ठीक है जी। ट्रेडिंग होती है तो उसका मतलब है फेयर वैल्यू भी मालूम होती होगी। तो मुझे पता है सर, अगर एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो अगर मेरी बाकी की प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे, तो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली भी फेयर वैल्यू भी होगी, यस। लेकिन अगर नहीं चल रही पता फेयर वैल्यू, तो कॉस्ट में रखो, जब बाद में कंप्लीट हो जाए तो। अब स्टैंडर्ड कहता है एक बगैरती ना करना, एक बगैरती ना करना। हमने कहा वो क्या, उसे कहा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपने ली, आपने कहा इसकी फेयर वैल्यू पता चल रही है, आपने फेयर वैल्यू पे रख दी, कौन सी प्रॉपर्टी, जैसी कंप्लीट हो गई आपने कहा फेयर वैल्यू गायब हो गई है, मुझे नजर नहीं आ रही है, तो मैं कॉस्ट मॉडल पे चला जाऊं। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, जब आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे रख दी, तो अब ये व्यू लेना कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ये सरासर गलत बात है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड में गालियां नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं सर, मैंने आपको 4 उसूल बताया। सबसे पहले, सारी प्रॉपर्टीज किस पे, या तो कॉस्ट मॉडल पे या फेयर वैल्यू मॉडल पे, ठीक है। नंबर 2, सारी फेयर वैल्यू पे चल रही है, एक कॉस्ट पे चल सकती है। हाँ, अगर सर एब इनिशियो, शुरू में पहले दिन डे 1 पे, इनिशियल रिकग्निशन पे आपको पता है कि इसकी फेयर वैल्यू लॉन्ग टर्म बेसिस पे पता नहीं चलेगी, कॉस्ट पे चला दो, रेजिडुअल वैल्यू क्या रखो, 0 रखो सर। फिर तीसरा केस सर सारी प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे, उसमें से एक प्रॉपर्टी ऐसी थी कि सब्सिक्वेंटली जिसकी फेयर वैल्यू मालूम होना बंद हो गई, तो सर उसको क्या कॉस्ट मॉडल पे ले जाए, नहीं, आप उसको लास्ट कैरिड फेयर वैल्यू पे चलाएं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे रहनी चाहिए, आ सकती है। अगर आपकी पुरानी बाकी की प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे, आप कोशिश करो कि अंडर कंस्ट्रक्शन भी फेयर वैल्यू पे चले। नहीं पॉसिबल है तो आपका फेयर वैल्यू पे ले आओ। मैं एग्जामिनर हूं ना, मैं कहूं कंपनी का मॉडल है कॉस्ट मॉडल, कौन सा, और एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी उसने खरीद ली, और जब वो कंप्लीट हो गई तो उसकी फेयर वैल्यू पता चल सकती है, अब वो कॉस्ट पे ही रहेगी। क्यों, क्योंकि आपकी बाकी की जो प्रॉपर्टीज है उसका मॉडल क्या चल रहा है, तो आंखें खोल के चलना, वो आपसे कर लोगे हिसाब किताब, ये 4 चीजें याद रहेंगी, ये कॉपी कर लो सर, शाबाश। आज का टेस्ट में अगर कोई फेल हुआ ना, तो यार उसकी शक्ल पे लाना जी। किसमें, इसमें जब कॉस्ट मॉडल पे रहता है, हाँ नहीं मिल रही है तो कैसे करेंगे हम चार्ज, डेप्शन चार्ज करने के लिए ये जरूरी है कि वो कॉस्ट मॉडल में, तो हम उसको लास्ट मेजर फेयर वैल्यू पर रोक देंगे, हाँ सीधा सीधा। फेयर रेजुअल वैल्यू क्या होती है, आज से 20 साल बाद इस एसेट की वैल्यू क्या होगी, तुम कह रहे हो वो मुझे पता है, आज इसकी फेयर वैल्यू नहीं पता, गलत बात हो जाएगी नहीं जी बेटा। फिर रख सकते हैं कॉस्ट, ठीक है ना, फिर रख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं जी। जी मेरा बच्चा, सर के बाद आवाज नहीं है जी। यार 1 मिनट, वेरी गुड। अब देखो तुम्हारे सवाल में ही जवाब है, आपने जो पहली प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रखा वो आपकी मजबूरी थी या चॉइस थी, तो फिर इसका मतलब है चॉइस तो आपके पास अगली प्रॉपर्टी में अवेलेबल होगी, ठीक है ना। यानी आपके पास पहली दफा जो आप प्रॉपर्टी पिक करोगे वो अपनी चॉइस से पिक करनी है अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए। आपने पहली प्रॉपर्टी खरीदी, आप कह रहे हो मैं बाय चॉइस फेयर वैल्यू पे जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मसला है इसकी फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही, तो आप इसको कॉस्ट मॉडल पे रखो। अगली जब आप खरीदोगे वो किस पे रखोगे, फेयर वैल्यू, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट दिखा दें, इसमें क्या समझ आएगा तुम लोगों को, 3 बिल्डिंगें बनी हुई हैं,
हाँ जी, याद रहेंगी चीजें। पढ़े हम आगे एक स्टेप, एक सवाल हम सॉल्व करेंगे। शाबाश। वर्कबुक के दोनों वॉल्यूम बाय कर लें, कर लो। थर्ड केस में लास्ट फेयर वैल्यू पे रखेंगे और फिर जब मालूम होगी तब उसको, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। सब प्लीज रिपीट कर दें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। भाई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को आपने उसी हिसाब किताब पे चलाना है जिस तरह आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है। अगर आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे, अंडर कंस्ट्रक्शन को भी फेयर वैल्यू पे रखो। अगर बाकी की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कॉस्ट पे है तो अंडर कंस्ट्रक्शन को भी कॉस्ट पे रखो। लेकिन अगर आप फेयर वैल्यू पे चल रहे हो और आपके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो पा रही है तो आप उसको कॉस्ट पे रखो। कब तक? जब तक ये फेयर वैल्यू मालूम ना हो जाए। ठीक है जी, जब कंप्लीट हो जाए तो फेयर वैल्यू पे ले जाना। थर्ड में मैंने सिर्फ एक मिनट, थर्ड में मैं ये बता रहा हूं कि जब आप इसको फेयर वैल्यू पे रखोगे, बाद में फेयर वैल्यू गायब हो गई तो आपने उसको फेयर वैल्यू पे ही रखना है। हाँ जी, बिल्कुल सही। आफ्टर रेजल वैल्यू किस केस की बात कर रहे हो उसमें तुम? पहले वाला केस? नहीं, उसके अंदर तो आपने रेजल वैल्यू रखनी है। आपने रेजल वैल्यू कब जीरो करनी है? जब आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी पिक की जिसकी फेयर वैल्यू आप कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम हो रही है और मुझे मजबूरन किस पे रखना पड़ रहा है, कॉस्ट मॉडल, वहां आपने रेजल वैल्यू जीरो कर दी। अगर आपने डे वन पे कॉस्ट मॉडल रख दिया तो स्टैंडर्ड आपको कह रहा है फिर आपको सब कुछ, मुझे बताओ क्या कॉस्ट मॉडल मजबूरी में पिक किया जाता है? नहीं सर, बाय चॉइस भी पिक किया जाता है। वहां रेजल वैल्यू जीरो नहीं रखनी है। रेजिडुअल वैल्यू जीरो कब रखनी है? जब आपने कॉस्ट मॉडल मजबूरी में पिक किया हो कि यार इसकी फेयर वैल्यू नहीं पता चलेगी तो उसको कॉस्ट पे रख लेते। ठीक है जी मेरा बच्चा। यार एक मिनट, स्टे ऑर्डर पे आ गई, आने दो भाई। आप मुझे खुद एक बात बताओ ना, क्या आप उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। स्टे ऑर्डर लगने से फेयर वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, गायब नहीं हो जाती। रखो फेयर वैल्यू, अगर आप उसको कॉस्ट पे रखना चाहते हो कॉस्ट पे रखो, अगर नहीं पता चल रही है फेयर वैल्यू। हाँ जी जी मेरा बच्चा। कौन सा वाला? ये दो फेयर वैल्यू पे चल रही होंगी, ये कॉस्ट पे चल रही होगी। बिल्कुल नहीं, फेयर वैल्यू नहीं आएगा ना, डिडक्शन ही आएगी खाली। हाँ बस, क्योंकि हम तो कह रहे हैं ना कि फेयर वैल्यू पता नहीं चल सकती इस। ठीक है जी, बड़े हमारे दोस्त। पढ़ जाएं? नो सर। चलो जी आए, जरा एक सवाल सॉल्व कर दे। 5 मिनट कहां से, 12। इस सवाल का जवाब देना है बेटा, ये आखिरी सवाल है जो हम कर रहे हैं, इसके बाद मैं छुट्टी दे दूंगा आपको किसी खुशी में। नहीं, फ्री नहीं होने इतना। इसके अलावा मैं आपको आज 5 सवाल होमवर्क दे के जाऊंगा। चलो आगे बढ़ो। क्यूटेस नहीं है, क्लूलेस है। हाँ इंशाल्लाह, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मैंने पैसे कमाने भाई। ठीक है चलो जी। कितने लोगों ने ये सोचा कि ये प्रॉपर्टी 31 मार्च को खरीदी है, ये साल के पहले दिन नहीं खरीदी तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं आएगा? मैं कर रहा हूं सर 31। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सुनाई दे दिया है सर। क्या एंट्री पास करूं?
फिर जी सर डेप्रिसिएशन कितना जी? 1 सॉरी को डिवाइड कर दें आप किससे, कितना आ रही है? 50,000। अच्छा सर ये जो 50,000 का डिडक्शन है ये एनुअल है। सैंतीस 500 और फिर जी 31 दिसंबर 2016, अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन। चलो जी थैंक यू वेरी मच। आप अपना हैंड आउट लेके जाएं, सॉरी अपना होमवर्क लेके जाएं। सुनो मैं ग्रुप पे नहीं डालूंगा, ये किताब सबके पास है। अच्छा सुनो, तमाम लोग ये किताब में सॉल्व करेंगे, ये अलग से रजिस्टर में सॉल्व नहीं होगा। किताब एक वो है, वर्कबुक है, और मैं ये राह चलते हुए क्लास में निकालूंगा, बताओ किधर है सोल्यूशन, मैं वही जलील कर दूंगा, मैं बता। ठीक है जी, सीधी अभी तो सीधी बात है कि बहुत सारों के पास किताब नहीं होगी, तो 1-2 दिन हम चला लेंगे, लेकिन इसको यार इसी तरह करना है ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकूं यही क्लास के अंदर ही। ठीक है जी, मैं समझ रहा हूं बच्चे सवाल सॉल्व कर रहे हैं, बच्चे कद्दू नहीं कर रहे हैं, तो करना आपने। सर सवाल है कौन सा? सर सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, 3, 4, 5, 6 4 सवाल है। ये मैं आपको अभी सॉफ्ट कॉपी में भेज देता हूं। ठीक है जी, ये मैं सॉफ्ट कॉपी में आपको ग्रुप पे भेज देता हूं।